छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने दो लोगों की लॉटरी लगा दी है। एक मोदी, दूसरा नीतीश। आप ये कह सकते हैं कि अरे दोनों कैसे लग गया, दोनों तो अलग अलग खेमे से हैं। देखिए, राजनीति की खासियत यही है कि बुरा भी अच्छा ही कभी कभी होता है। बात नीतीश कुमार की रही तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर अब जिस तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तीसरे मोर्चे के निर्माण की तरफ ये सियासत बढ़ रही है। कांग्रेस अगर अपना पूरा घमंड छोड़ देगी तो ये हो सकता है कि ऐसा ना हो। अब 3 राज्य जीतकर, खासतौर पर छत्तीसगढ़ जीतकर, जिसकी प्रेडिक्शन हमने की थी, भाजपा ने अपनी ताकत दिखा दी है। ये बिहार में रिफ्लेक्ट हो सकता है। महागठबंधन में बहुत पेच है। अब बताइए, कांग्रेस हारी है चुनाव, अब कांग्रेस उसके बाद भी 9 सीट मांगेगी तो क्या कहेंगे जब राजद के लोग कि जो दिया जा रहा है तो घोटा नहीं रहा है और दूगो चाहिए। यही ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होगी खबरों की चिड़फाड़। देखिए, बिहार की राजनीति पिछले कई दिनों से लगातार बदल रही है और इस बारे में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर बिहार की बदलती राजनीति के बीच दिल्ली में मौजूद थे और दिल्ली में जो गतिविधियां हुई हैं उस राजनीति में जिस तरीके से बिहार की राजनीति प्रभावित हुई है, दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, बिहार को लेकर आगामी दिनों में 2024 के चुनाव में क्या कुछ समीकरण बदलेगा, तमाम विषयों पर हमारे सर वहां पे मौजूद होकर और विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां भांप रहे थे और वहां से ढेर सारी खबरें आप सब दर्शकों के लिए लाए हैं। उन पर चर्चाएं होंगी एक एक करके। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में अमित शाह नीतीश कुमार से मुलाकात करने एक बार फिर से आ रहे हैं। ये लगभग वो पहला क्षण होगा जब एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए और अमित शाह की मुलाकात हो रही है। इसके पहले में मंच से कई बार उनके विरोध में अमित शाह ने बातें कही हैं। आखिरकार नीतीश से मुलाकात के पहले अमित शाह क्या कुछ प्लानिंग बनाकर दिल्ली से आ रहे हैं, पंचनामा आज का इसी पर चीरफाड़ होगा। आज का जो विषय है हमारा कि शाह नीतीश मुलाकात से पहले चिराग कुशवाहा की सीट फाइनल हो गई है। चलिए सीधे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं और इस पर चीरफाड़ इनसे करवाते हैं। सर, दिल्ली में क्या सब कुछ सेट हो गया है बिहार के लिए? जैसा कि जो हमारा टॉपिक है आज का, शाह के आने के पहले चिराग और कुशवाहा का सीट फाइनल हो चुका है, क्या कुछ हुआ है सर दिल्ली में? देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, इनके रिजल्ट्स में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने 2 लोगों की लॉटरी लगा दी है। एक मोदी, दूसरा नीतीश। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि अरे दोनों कैसे लग गया, दोनों तो अलग अलग खेमे से हैं। देखिए, राजनीति की खासियत यही है कि बुरा भी अच्छा ही कभी कभी होता है। कई नेताओं के मैंने घर में अगर कोई मैंने गुजर जाता है, किसी के पिता की मृत्यु हो गई तो उनको टिकट मिला, उनके लिए लॉटरी लग जाता है। हालांकि ऐसा ना हो, लेकिन लग जाता है, ऐसा होता है। जी जी। तो राजनीति में निगेटिव जैसा कुछ नहीं होता है। किसी की बुराई भी होती है कि अरे देखिए ना, बड़ा हिंदू समाज के बारे में गलत बोलते हैं, वो वहाँ जीत जाता है। दूसरे कि अरे देखिए बड़ा खराब बोलते हैं मुसलमानों के बारे में, वहाँ से जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो निगेटिव जैसा कुछ होता नहीं है राजनीति में। बात नीतीश कुमार की रही तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर अब जिस तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तीसरे मोर्चे के निर्माण की तरफ ये सियासत बढ़ रही है। कांग्रेस अगर अपना पूरा घमंड छोड़ देगी तो ये हो सकता है कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर नीतीश भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं 24 में और ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश, ये सब जिस स्थिति में वर्तमान में हैं, इसको अगर समअप किया जाए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ पाना इन लोगों के लिए संभव वर्तमान स्थिति में नहीं होगा। उसके लिए कांग्रेस को बहुत अमूलचूल परिवर्तन अपने स्वभाव में, वर्ताव में, एक्शंस में करना हो। अब जहाँ तक मोदी जी की बात रही तो मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर एक डर तो था उनको कि 5 राज्यों के चुनाव अगर गड़बड़ाए तो इसका एक इम्पैक्ट सीधे 24 के चुनाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। परसेप्शन बनेगा, जनता को भी लगेगा। और देखिए, ये भी सच है कि ज़्यादातर लोग जीतने वाली टीम के ही सपोर्ट करते हैं। जनता के साथ भी यही होता है, मॉब मेंटालिटी। अगर लग जाए कि मोदी जी जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ वोट कर दे शायद। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, मोदी आएंगे ईमानदारी से और बहुत मजबूती से टिकेंगे, तो बहुत सारे लोग जो नहीं भी चाहते हैं कि चल भाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है, चल तो रहा है, ऐसा होता है। एक बार फिर देखा जाए, ऐसा होता है। अब 3 राज्य जीतकर, खासतौर पर छत्तीसगढ़ जीतकर, जिसकी प्रेडिक्शन हमने की थी, भाजपा ने अपनी ताकत दिखा दी है।
ये बिहार में रिफ्लेक्ट हो सकता है। बिहार में जो इनके सहयोगी हैं, जो सीटों को लेकर अब दबाव बनाते हैं, देखिए आप दिल्ली में मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई गठबंधन के नेताओं से भी मिला हूँ। सीटों को लेकर एक परसेप्शन बन गया है कि 14 तारीख को जनवरी के बाद, यूजुअली 12-13 से शुरू हो जाता है जो दही चूड़ा का राजनीति, 14 के बाद सीटों को लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात आज ही बता दूं कि ये हर साल का लगभग चुनाव के पहले का भ्रम होता है। सीटों को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। अच्छा। कई पार्टियों से नेगोशिएशन शुरू हो चुका है। जैसे ही ये चुनाव के रिजल्ट्स आए और जैसे ही सीएम बनाने की जो कवायद शुरू हुई है, जो अब तक चल रही है, मध्य प्रदेश में भी अच्छा खासा विवाद हुआ है। सीएम फेस को लेकर आपने देखा कि जो बड़े चेहरे हैं, जो मतलब शिवराज सिंह चौहान से बड़ा चेहरा तो नहीं था वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और एक जीती हुई रणनीति के तहत वो लगातार खेल रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा और तब भी फैसला लेने में पार्टी ने इतना देर लगा दिया है। तो संशय तो होगा ना। राजस्थान में भी यही हो रहा है। वसुंधरा राजे का जाकर मिलना नड्डा से, फाइल लेकर निकलना, फिर और नेताओं को बुलाना, तो ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर भाजपा कोई ऐसा फैसला लेने जा रही है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर 24 में उसको फायदा पहुंचा दे। स्वामी बालकनाथ का आप देख रहे हैं, पूरा नरेटिव चल रहा है। तो ये चीजें इशारा इस बात पर कर रही हैं कि भाजपा ने के रिजल्ट तो भाजपा के फेवर में आ गया है, अब भाजपा इसको भुनाना भी चाहती है। जैसे ही ये समाप्त होगा, आप देखिएगा कि सीटों को लेकर उठापटक शुरू हो जाएगी। एक टारगेट जो अमित शाह ने डाल दिया है, जेपी नड्डा ने डाल दिया है, वो ये है कि किसी भी स्थिति में महागठबंधन से पहले सीटें बांट लेनी है। बिहार के मौजूदा गठबंधन में जो समीकरण बने उससे पहले, सिर्फ फुटबॉल से इससे पहले कहीं ना कहीं वहां सीटें बट जाएं। और ये पिछली बार भी हुआ है। पहले भी आप देखिएगा इंडिया गठबंधन ने सीटों को लगभग पहले तय कर दिया है, और फिर महागठबंधन उस पर कहीं ना कहीं जोड़ घटाव करता रहता है, जो बहुत सफल नहीं होता है आगे चल के। लेकिन इस बार सर जातीय जनगणना हुई है, हमको लगता है कि महागठबंधन पहले तय कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, महागठबंधन में बहुत पेच है। अब बताइए, कांग्रेस हारी है चुनाव, अब कांग्रेस उसके बाद भी 9 सीट मांगेगी, तो क्या कहेंगे जब राजद के लोग कि जो दिया जा रहा है तो घोटा नहीं रहा है और दुगो चाहिए, यही ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये बातें विवाद बढ़ाएंगी। अब देखिएगा, मेरा ये प्रेडिक्शन गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं दबाव बनेगा कांग्रेस पर कि भाई 2 संभालिए, उसके बाद और वो उसी से पता चलेगा भविष्य कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का क्या होगा। खैर मैं वहाँ नहीं, विषय में वापस आना चाहूँगा। एनडीए गठबंधन में मैंने जिन लोगों से भी बातचीत की दिल्ली में, जिस दिन इतना दिन में रहा हूँ, चीज़ें बहुत दुरुस्त तौर पर चल रही हैं। चूँकि भाजपा ने 2 बड़ा काम किया है। एक कि हर पार्टी का मैन टू मैन खड़ा कर दिया है अपने पार्टी में एक व्यक्ति, मुकेश सहनी तो लीजिए, हरीश सहनी, चिराग पासवान तो लीजिए, भाई हमारे यहाँ भी है जनक राम चमार, अगर मांझी तो देखिए उनके पास भी नेता खड़े हैं। उसी तरीके से अगर आप कुशवाहा का नाम लीजिएगा तो सम्राट चौधरी खड़े हैं। तो मैन टू मैन तो खड़ा ही कर दिया है भाजपा ने। दूसरा कि चुनाव जीत कर भाजपा आ रही है, और उस रिदम में जब भाजपा रहेगी तो बाकी लोग ये सोचते हैं कि इसमें अगर नेगोशिएट करने के बजाय एक भी सीट ले लेते हैं तो वो श्योर शॉट जीत वाली सीट हो जाएगी। 3 गो सीट लेकर 1 गो जीतिएगा या 0 जीतिएगा, कि 1 गो लेकर 1 गो जीतना चाहिएगा। आप सेक्रेट हो जाएगा कि 1 गो मिल जाए, जीतने वाला मिल जाए, जीतने हम कंफर्म रहेगा भाई जाना है लोकसभा में। और ज्यादातर बिहार के एनडीए के नेताओं को इस वक्त सदन में दोबारा जाना या जाना बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान से पूछिए, उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए, मांझी जी के पुत्र से पूछिए, मुकेश सहनी से पूछिए। ये सत्ता के साथ आ सकते हैं केंद्र के, लेकिन सत्ता के हिस्सेदार नहीं हो सकते डायरेक्टली। अभी चिराग पासवान का जमुई में पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी कब से सदन से बाहर, जब से भाजपा से दुश्मनी हुई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मांझी, अब मांझी इंतजार में है कि मिले कहीं रास्ता, केंद्र में बेटा को भेजेंगे, मंत्री बनाएंगे। अमित शाह ने तो कह दिया। अब वहीं अगर आप देखते हैं पशुपति पारस का, भाजपा के रेमोक्रम पर है। तो ये सारे लोग का अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही टेम्पटेशन। उपेंद्र कुशवाहा का भी यही हाल है, 2 जगह हारे थे लोकसभा में। पहले तो लोकसभा में इस्तीफा दे दिए, राज्यसभा में इस्तीफा दे दिए, मंत्री से इस्तीफा दे दिए, अब एमएलसी बनने के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाना पड़ा, उससे भी इस्तीफा दे दिए। तो अब सदन जल्दी जल्दी पहुंचना जरूरी है, राजनीति जिंदा कैसे रहेगी। और इसीलिए इन दलों में अब बहुत नेगोशिएट करने का जरूरत नहीं, मतलब अब इच्छा शक्ति ही नहीं है। मतलब जितना मिलेगा उसमें संतुष्ट करने का मतलब होटल में जाते हैं तो अब देखते हैं मेन्यू क्या है,
घर में मेनू नहीं देखते हैं ना, होटल में देखते हैं कि और क्या है भाई, तुम ले आओ कुछ बढ़िया। तो अब संपन्न होके जाते हैं होटल में। घर में भूख लगा रहता है, दाल चावल दो से जल्दी, चोखो मिल जाते। अरे कई बार तो ऐसा होता होगा कि आप चोखा उखा खा जाते हो दाल भात, तो पता चला कि पापड़ो था, पता चला कि चटनी भी था। बिल्कुल। और आप बाद में देखिए चटनी तो खाए नहीं, तो कोई बात नहीं, घर का बात है, बाद में वही हाल है। तो यहाँ यही अभी स्थिति बनी हुई है। और जितना भी मैं बात कर पाया हूँ, मैं अनफॉर्चुनेटली नाम कुछ लोगों का नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, उनकी बातचीत से मुझे यही लगा कि चिराग पासवान का सीट जो है वो सुलझा हुआ है भाजपा के साथ समीकरण। चिराग इतना कंफर्टेबल भाजपा के साथ नहीं रहते हैं। राजस्थान और बाकी जगहों पर देखिए प्रत्याशी उतारा ना उन्होंने, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस है, भाजपा की जीत को अपना जीत बता रहे हैं। ये क्या साबित करता है कि चिराग बिहार में भाजपा के थिंक टैंक का हिस्सा है। मतलब सीट को लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें वो है लूप में। बाकी लोगों के साथ मैं ये नहीं कहूँगा, चिराग के साथ ये है। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा इस बारे में बताता हूँ, लेकिन मांझी और पशुपति पारस और मुकेश सहनी, मैं इसलिए मुकेश सहनी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुकेश सहनी भाजपा के साथ ही जाएंगे। मैं रोज ये बात जरूर बोलता हूँ, बार बार, लेकिन कहते हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। देखते हैं, तो आज से बोल रहे हैं, तो 18 से बोल रहे हैं, अब तक कितना गठबंधन तो कर चुके हैं, सबसे ज्यादा गठबंधन तो वही किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और वो भी उनका रास्ता भाजपा निकालने की तैयारी में है। जो मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी, शायद उस पर भाजपा काम करने वाली है। हाँ, जितना मुझे लग रहा है, एहसास वो हो रहा है। तो और जितना मैं फील कर पाया हूँ दिल्ली में, तो ये चर्चाएं चल रही हैं वहाँ। अब बात रही उपेंद्र कुशवाहा की, तो चिराग पासवान की सीटें जितनी तय भाजपा ने कर रखी हैं और जितना वो मांग रहे हैं, उसमें एक पेच ये है कि जितना पारस घटता जा रहा है उतना उनका बढ़ता जा रहा है। अब मुंगेर वाली सीट है, वहाँ भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान लड़ाए प्रत्याशी भी देने के लिए तैयार है। अब ऐसे ही बहुत सारी सीटें, अब सब अभी मत खुलवाइए आप धीरे-धीरे एक-एक करके खुलेगा। सब कैसे पता है या सब कैसे दावा कर रहे हैं, हम लोग पूछ सकते हैं। अब वही बातें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 4 प्रत्याशी 4 जगह पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की। 4 सीट तो उनको नहीं मिलेगा। सुपौल से बैद्यनाथ महतो पूरी तरह से तैयार है। आप चूंकि उनका नाम ले सकते हो क्योंकि चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, और वहाँ हम लोग गए तो हम लोग पता भी चला। उसी तरीके से और जगहों पे काराकाट में आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी तैयारी रखे हुए हैं। एक दो जगहों पर है, उड़ते उड़ते दिल्ली में तो बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन एक दिल्ली में खबर चल रही है कि जहानाबाद की सीट भी उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं लेना, और प्रत्याशी भी उनका वहाँ तैयार है। बहुत युवा चेहरे पर वहाँ दाव लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि लग जाए। चिराग पासवान की पार्टी भी उनके जो, हाँ, दोनों में से देखिए बेस्ट बात क्या है कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी एक ही हैं। अब इससे तो मैं नहीं खोलूंगा अभी। अच्छा, इतने तक ये बात रखिए कि दोनों पार्टियों के फर्स्ट चॉइस जो कैंडिडेट वहां पर वो एक ही है। अच्छा। अब जो जितना भी भ्रम अब तक रखे हो तो सब भ्रम टूट जाएगा अब आपका। तो खैर उसके बाद की बात हम करते हैं। वहाँ तो भाजपा भी क्या चाहेगी क्या नहीं चाहेगी वो तो देखना होगा, क्योंकि जहानाबाद का पेज बड़ा बुरा फंसा हुआ है। ये उन सीटों में से जो लास्ट तक क्लियर नहीं होगा। उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में दावेदारी तो सीतामढ़ी की भी की जा रही है, लेकिन सीतामढ़ी कितना वायबल लग रहा है आप खुद बताइए, क्योंकि एक सीट है और दावेदारी सीतामढ़ी से 4 गो उन्हीं की पार्टी में है। उन्हीं की पार्टी से 4 दावेदारी है सीतामढ़ी में लोकसभा की। कैसे संभव है? मुझे ये समझ में आया दिल्ली प्रवास के दौरान कि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त बहुत नेगोशिएट नहीं करेंगे भाजपा से। एक टर्म है यहाँ पे, लेकिन बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो बदनाम हुई इसी बात के लिए। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, एक कहावत है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा उस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत नेगोशिएट भाजपा से करें, वरना इनके जो प्रत्याशी भी वहाँ मेहनत कर रहे हैं, भाजपा उनको भी समझती है कि कौन कौन कहाँ है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं ना इनके प्रत्याशी, उनको भाजपा अगर अपने पाले में कर लेता, ये भी एक चर्चा हो सकता है। सारा तैयारी आपने कराया, अंत मोमेंट में भाजपा जीता वो प्रत्याशी लेकर चल जाएगी, क्योंकि बैद्यनाथ में तो मजबूत है। बिल्कुल ये हमने वहाँ महसूस किया। नाम जब रैंडम लोग नाम ले रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं बात जरूर है। फिर यही बात है, काराकाट में भी इनको चुनाव लड़ना है, जीतना है। काराकाट में पिछले बार वहाँ भट्टा बिठाए थे अपना, अब इस बार मोदी जी का इनको सपोर्ट मिलेगा, तो अभी प्राथमिकता तो है कि जल्दी से जल्दी निकलते हैं। एक पेच और फंसा हुआ है, एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का रजिस्ट्रेशन वाला काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अपने टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे कि भाजपा की टिकट पर लड़ना पड़ जाएगा, ये भी बहुत कंफ्यूजन है। यही प्रश्न था कि उपेंद्र कुशवाहा भी अपने टिकट से लड़ेंगे कि नहीं, कि बीजेपी से लड़ जाएंगे।
और देखिए अब ये तो मतलब चलिए समय बताएगा, लेकिन मुझे जो इनपुट प्राप्त हो पाया एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के एक बैठका से कि शायद उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का रजिस्ट्रेशन तब तक ना हो पाए। अच्छा, 24 तक पेच फंस रहा है कुछ उसमें। तो उस स्थिति में हो सकता है कि उपेंद्र जी खुद ललटेन बोल रहे हैं, कमल पकड़ के पार होकर बेहतर नहीं। अच्छा, तो उस स्थिति में फिर वहाँ क्या होगा आपको पता है फिर। तो हालांकि नीतीश कुमार का भी नजर है उपेंद्र कुशवाहा पे। वो एक अलग ही बात है, वो देखिए वो संभव नहीं लग रहा है। वो संभव एक ही शर्त पर है, मैंने बोला भी था कि नीतीश कुमार आंख मूंद कर उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में चाबी दे दें और कहें जो ताला खोलना है खोलिए और जो बंद करना है बंद कर दीजिए। इतनी ताकत देनी होगी, पावर ऑफ अटॉर्नी, तभी उपेंद्र कुशवाहा इस तरफ आएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा समझते हैं कि नीतीश कुमार जिस नाव पर बैठे हुए हैं उसमें एक दो छेद नहीं है, ड्रिल मशीन लेकर बैठा हुआ है, लोग लगातार छेदे कर रहा है करने वाला। वो देखते हैं, वो नीतीश भी इतने कमजोर नहीं है, वो भी तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में लग गए हैं महाराज, घूम रहे हैं। अब झारखंड, उत्तर प्रदेश और सभी जगह जा रहे हैं, बंगाल भी जाने की तैयारी उनकी है, नया साल में शुरुआत, दिल्ली जा ही रहे हैं। तो 4 को जो बागी इंडिया गठबंधन के नेता जो कहीं मीटिंग में जा नहीं जा रहे हैं, उनके साथ वो टच में है, मतलब बड़ा खेला करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है, वो तो अलग रणनीति है। उपेंद्र कुशवाहा वाला बात ये पेच है, ये फंसा हुआ है। और जैसे मैंने कहा था कि पारस कितना घटेगा उतना चिराग का बढ़ेगा, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का जो है ये एक दो पर आके सिमट, हाँ ये एक दो से और मैं बताऊँ उसका कारण है, बहुत सारे लोग इस पर नेगोशिएट भी मुझसे चर्चा भी कर रहे थे कि नहीं नहीं जैसे कैसे घर है आप, तो सब लोग सांसदें बन जाएगा, कुछ लोग विधायकों बनी है। 243 मैंने बिहार के विधायकों के सीटों पर किसको लड़ाया जाएगा, किसको लड़ाया जाएगा, गाय भैंस। जैसे नया रणनीति जो 3 राज्यों के चुनाव में हुआ है वो रणनीति बिहार में भी काम करेगा, सांसदों को विधायकों को फिर अब ये होना है। ये देखिए इस बार में मुंह मत खोलो, मेरा बहुत लोग का अब जैसे अब क्या बोले, ये प्रिंस है जो समस्तीपुर से, प्रिंस पासवान, इनको विधायक बनाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, समस्तीपुर कि भाई जब तुमको सदन में जाना ही नहीं, तो वो काम करना ही नहीं क्षेत्र में, जाओ विधायक बन के रहो। अब ये इससे ज़्यादा मत बोलवाइए हमसे, देखिए बहुत सारा बात निकलने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि एनडीए में चीज़ें दुरुस्त होने लगी हैं और आप एक चेन रिएक्शन को जब सीक्वेंस में देखते हैं स्टार्ट होता हुआ, तो आपको पता होता है कि ये ख़त्म कहाँ होगा। तो एनडीए का जो चेन रिएक्शन है सीटों के बंटवारे का, वो मुझे दिख रहा है सीधा, इसमें कोई पेच नहीं है। पेच क्या हो सकता है कि वही मैंने जो कहा कि नीतीश कुमार रातों रात अगर आंख मूंद के देने के लिए चाबी दीजिए, तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा, मैं भी होता उपेंद्र कुशवाहा, जब मैं चले जाता हूँ नीतीश कुमार के साथ। पटिया बनाया जदयू मिल रहा है, तो जदयू से बड़ा कौन पार्टी है बिहार में? अरे सांसद विधायक के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी के माध्यम से बोल रहा हूँ, कैडर के माध्यम से बोल रहा हूँ। बड़ी पार्टी है, अच्छा पार्टी है, उसको चलाइए आगे लंबा। लेकिन वही है कि सब जोड़ घटाव करने के बाद ये समझ में आता है कि 10 तारीख को जो नीतीश कुमार की मुलाकात होगी अमित शाह से, तो ये जरूर चाहेंगे नीतीश कुमार कि एक आखिरी दाव खेला जाए। मतलब अब देखिए बढ़ाएंगे क्या, अमित शाह आएंगे तो उनके चेयर पे टेबल, देखिए नेगोशिएशन तो चल ही नहीं रहा है, कई सांसद इनके भाजपा के संपर्क में हैं, कोई जा नहीं रहा है उधर। क्या बात है, अगर ये इनके सांसद जिनका कई लोग का टिकट भी काटने वाले हैं, सुनील कुमार पिंटू तो अब छोड़ी नाम मत दीजिए, मतलब कोई जा रहा है, अगर कोई जा कर रहे हैं मोदी, अब फिर भी भाजपा उनको नहीं अगर ले रही है, तो फिर कोई का बात जरूर है, बिल्कुल कोई गुंजाइश जरूर छोड़ा गया है नीतीश। और अब की बार अमित शाह आएंगे फिर यही कह देंगे तेल पानी वाला बात, तब क्या करिएगा। अच्छा, सुनील कुमार पिंटू लास्ट में एक मीडिया से बात कर रहे थे तो बोले कि नीतीश कुमार का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार का आदेश क्या इंतजार क्या कीजिएगा, नीतीश कुमार तो बोल ही दिए हैं कि भाजपा के लोग भाषा बोलते हैं। अब नीतीश कुमार ने मालिक बना रखा है अशोक चौधरी को और ललन सिंह को, और दोनों आपको, मैं तो सदन में था मौजूद उस दिन, देख रहे थे, दुलाल चंद्र गोस्वामी, सुनील पिंटू, आसपास भी और 9 गो सांसद जिनका लिस्ट हम लोग लिख किए थे, उसमें वो भी थे। तो हम देख रहे थे, लोग बैठा हुआ था साथ में, ज़्यादा ही लोग का समय साथ बीत रहा है। अच्छा, मतलब समझ रहे हैं ना, ये लोग का समय कुछ चल रहा है अंदर खेल। लेकिन जहाँ सुनील पिंटू का सीधा सीधी मतलब अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है कि ना तो उनके समाज का वोट चाहिए नीतीश कुमार को, ना उनको दोबारा टिकट देने की तैयारी है। वहीं दुलाल चंद्र गोस्वामी की बात अलग है, उनको नीतीश कुमार ने बुला कर दिया था टिकट, कोई नेचुरल एनिमी उनका नहीं है, कोई और दूसरा प्रत्याशी नहीं दूर दूर तक, तो क्या कीजिएगा, उसी पे दाव खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब से राजनीति जो है वो अब बदलनी शुरू हो जाएगी बिहार की। नीतीश कुमार की यात्रा, अमित शाह का बिहार आना, कई तरह की बातें और इशारे जो हैं वो कर रहे हैं।
तमाम विषयों पर चीड़फाड़ हुआ है, लेकिन ये चीड़फाड़ जारी रहेगी क्योंकि दिल्ली से बहुत कुछ बिहार आने वाला है और आ भी चुका है। एक एक करके चीड़फाड़ करेंगे। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। तब तक देखते रहिए अपना चैनल, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।